नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर के पहले क्लास के बारे में, यानी कि इकाई संख्या 1 की ये पहली क्लास होगी जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश बेसिकली गुलाम वंश के एक शासक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश को अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। और गुलाम वंश अपने आप में एक जो है शुरुआती दिल्ली सल्तनत का वंश रहा है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपकी जो पहली इकाई है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में, जिसमें गुलाम वंश का जो सबसे प्रमुख शासक है खास करके आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, ठीक है, बलबन हो गया, इन तीनों के बारे में। और खिलजी वंश का एक महानतम शासक है, एक मतलब कि खिलजी वंश का जो सबसे प्रमुख शासक है, महानतम शासक नहीं, प्रमुख शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो खिलजी वंश में बस केवल अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चंस लगभग में आते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये बड़ा ही, आप देखते हैं, एक आक्रांता था, बाहर से आया था यहाँ पर, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें बेटा, मध्यकालीन इतिहास में आपको हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया पढ़ना है 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक। अब ये दोनों कंडीशंस आप देखिए, 1206 ईस्वी में हुआ क्या था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है। किस वंश की? गुलाम वंश की स्थापना होती है, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी नाम का एक व्यक्ति भारत में आया था, ठीक है। और ये लूटने की निस्बत से या भारत पर जो है शासन करने के दृष्टिकोण से नहीं आए थे। मोहम्मद गौरी जो आया था, ठीक है, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, ठीक है, सबसे प्रमुख गुलाम जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। क्या नाम था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसी गुलाम को वो मोहम्मद गौरी जो अपना विजित राज्य था इसको सौंप करके लौट जाता है, ठीक है। और ये इसके बाद से आप देखते हैं यही गुलाम वंश की स्थापना करता है। और यहाँ पर चूंकि ये गुलाम था तो गुलाम वंश की स्थापना करता है। और इसका भी गुलाम एक था, उसका नाम था इल्तुतमिश, उसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि आखिरकार आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो 1206 ईस्वी की डेट जो भारतीय इतिहास की अगर बात की जाए तो एक प्रमुख डेट मानी जाती है, इस वजह से चूंकि इसमें गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। या मुगल मुगल एम्पायर तो 1526 में आया था। मान सकते हैं कि जो मुसलमान शासक हैं या जो तुर्क लोग हैं, खास करके गुलाम वंश की स्थापना जो होती है, यानी हिंदू शासक जो है यहाँ से एकदम से समापन की ओर होते हैं। और एक मुस्लिम जो सत्ता होती है वो सामने आती है भारत में एक केंद्र स्तर पर। तो गुलाम वंश आप देख रहे हैं वो आता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है ऐसे कहें तो 1206 ईस्वी में, ठीक है। और 1757 ईस्वी तक हमको पढ़ना है। ये समय काल हुआ है जब युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये प्लासी का युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम सत्ता है ये पूर्ण रूप से ढह चुकी थी। और अब यहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे उनका प्रभाव भारतीय इतिहास पर पड़ रहा था। यानी 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। बेसिकली आपको जब सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का समय काल आपको एक बार पढ़ना होता है। और ये आपका होता है 1206 से 1526 का समय, जिसको आप कहते हैं दिल्ली सल्तनत का समय काल रहा। इसमें 5 वंश बेसिकली रहे हैं। फिर उसके बाद में 1526 ईस्वी में लोदी वंश जो होता है उसका लास्ट शासक होता है इब्राहिम लोदी। उसको पराजित करके बाबर जो होता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है। और उसके बाद में यहीं से मुगल एम्पायर या मुगल सल्तनत जो होती है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मुगल एम्पायर शुरू 1526 से। और उसके बाद में मुगल एम्पायर चलता कब तक है? 1707 ईस्वी तक मुख्य रूप से चलता है। 1526 1707। 1707 में जो मुगल एम्पायर का जो औरंगजेब था, जो बहुत ही क्रूर और आतताई शासक था, उसका देहांत होता है, ठीक है। और यहीं से आप देखते हैं कि मुगल एम्पायर एकदम से ढह जाता है, पतन की। और बाद में और भी शासक होते हैं लेकिन बस नाम मात्र के शासक हैं, या उत्तर मुगल शासक जिनको कहा जाता है, उनका उतना इंपॉर्टेंट नहीं भारतीय इतिहास में, ठीक है। जिसमें आपका इसमें तो मुगल एम्पायर में बेसिकली आप देखते हैं बाबर हो गया, ठीक है। बाबर के बाद में आपका आता है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद में हुमायूं का लड़का है अकबर, ठीक है। अकबर आता है। अकबर के बाद में आता है आपका जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के बाद में आपका आता है कौन? शाहजहां। शाहजहां के बाद में आता है आपका औरंगजेब, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका मुश्किल से 1 2 3 4 5 6, ये 6 शासक जो रहे हैं
मुगल एम्पायर के बड़े प्रतापी शासक रहे हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक आप देखते हैं आपका जैसे होगा गुलाम वंश हो गया, फिर उसके बाद में खिलजी वंश हो गया, ठीक है। खिलजी वंश आप देखते हैं, फिर सैयद वंश हो गया, और अब खिलजी वंश के बाद में आप देखते हैं कि आपका कौन सा वंश है, खिलजी वंश हो गया, ठीक है। खिलजी के बाद में आप देखते हैं, खिलजी वंश के बाद में कौन सा आता है आपका, खिलजी वंश के बाद में आपका जो है सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया। इस तरीके से आप ये सब, तुगलक वंश हो गया। तो पहले आता है आपका खिलजी वंश, मतलब गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद में आपका आ गया कौन सा, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर आप देखते हैं सैयद वंश, फिर लोदी वंश, और 1526 में इब्राहिम लोदी लास्ट शासक होता है, और पहला शासक इसका कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, दिल्ली सल्तनत का। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक सिनेरियो समझा कि हमको क्या क्या पढ़ना होता, तो बस यही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। अब थोड़ा सा हम यूनिट नंबर 1 की जो पहली क्लास है, जिसमें हमको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की नीतियाँ क्या थीं, इसने किस तरीके से शासन किया, क्या क्या बदलाव किए, सब समझेंगे। इसके बाद में दूसरी क्लास आएगी, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 की दूसरी क्लास देखेंगे। दूसरी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो होता है, इसकी अगर बात करें तो इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, इसकी नीतियाँ, इसने क्या क्या काम किया। फिर जो तीसरी क्लास आएगी यूनिट नंबर 1 की, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में जो एक मतलब कि गुलाम वंश का जो अगला प्रतापी शासक है वो है बलबन। तो बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ से प्रश्न आएगा, बलबन से होगा, इल्तुतमिश से हो गया। और फिर जो चौथी क्लास होगी उसमें हम खिलजी वंश के बारे में और एक खिलजी वंश के एक प्रतापी शासक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो वो ही के बारे में आपको पढ़ना। तो इस तरीके से पहली क्लास। अब कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में, कुछ इस तरीके से बनते हैं। कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप ये पहला चैप्टर जब आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। अब क्वेश्चंस इसलिए मैंने रखा ताकि सभी को डाउट मतलब कि ना हो कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखिए क्वेश्चंस आ सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, क्या आप उसे गुलाम वंश का संस्थापक मानते हैं? ये पहला प्रश्न आपसे बन सकता है। तो चाहे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप गुलाम वंश का संस्थापक मानते हैं, मतलब इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को, और मानते हैं तो क्यों मानते हैं, इसका कारण दीजिए। या प्रश्न पूछेगा लघु उत्तरीय में, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये लघु उत्तरीय का, दो क्वेश्चन लघु उत्तरीय के हो गई, और इनको दोनों को मिला ले तो एक दीर्घ उत्तरीय का बन गया। तो दीर्घ उत्तरीय आती है, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव, तमाम प्रकार के प्रश्न यहाँ से तैयार होंगे आपके। दूसरा प्रश्न बन सकता है आपसे यही में से, ऐसे दूसरे टाइप से पूछ लिया जाएगा कि दास वंश, दास वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं, इसका संस्थापक कौन था, सप्रमाण उत्तर दीजिए। अथवा आपसे अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि दास वंश की सत्ता की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक के योगदान का उल्लेख कीजिए। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उसका भारतीय इतिहास में स्थान निर्धारित कीजिए। तो इस तरीके के कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अब आइए सभी प्रश्नों का उत्तर जो होगा आज की वीडियो के माध्यम से चैप्टर संख्या 1 के बारे में या यूनिट नंबर 1 की क्लास 1 के बारे में आप देखेंगे, ठीक है। देखें, हेडिंग डालेंगे कुतुबुद्दीन जीवन का मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन चरित्र। क्या लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन चरित्र। इसमें देखते हैं, देखिए मोहम्मद गौरी, मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी जो था, उससे पहले कौन आया था, महमूद गजनबी आया पहले। उससे पहले भी आप देखते कौन आया था भारत में सबसे पहले, 712 ईस्वी में एक विद्वान था, मतलब कि एक शासक था, विद्वान कह रहा हूँ। 712 ईस्वी में आता है मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहला यही आता है, मोहम्मद बिन कासिम। उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं, पहले ही ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा, मोहम्मद बिन कासिम आता है। उस समय भारत पर शासन कर रहे होते हैं राजा दाहिर, ठीक है, दाहिर नाम के शासक सिंध पर शासन कर रहे होते हैं, सिंध के शासक होते हैं सिंध के। और इनको हरा करके दाहिर हार जाता, और ये मोहम्मद बिन कासिम विजयी होता है। और इस तरीके से यहीं से पहली तुर्क इन्वेजन जो है, या तुर्क जो आते हैं भारत में, ये यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आप देखते हैं मोहम्मद गजनबी यानी महमूद गजनबी आता है, उसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर, और जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटा, पूरी धन संपदा लेकर के चला गया। फिर उसके बाद में मोहम्मद गजनबी के बाद में मोहम्मद गौरी आता है, उसने भी कई आक्रमण किए, ठीक है। उसके बाद में फिर उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप करके चला गया वापस अपने जहाँ से आया था वो, ठीक है। और इस तरीके से आप देखते हैं यहीं से गुलाम वंश की स्थापना हो जाती 1206 ईस्वी में। तो ये 712 ईस्वी से ही इन्वेजन शुरू हो गए थे, लोग आ गए थे मुसलमान लोग, लेकिन 1206 ईस्वी में इनकी जो स्थापना होती सत्ता की वो होती है, गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो मोहम्मद गौरी था बेटा, इसके 4 दास थे, यानी 4 गुलाम थे इसके जो प्रसिद्ध थे। इसमें जो ऐबक था उसका स्थान सबसे पहला आता था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, सबसे प्रमुख गुलाम था। ऐबक के माता पिता तुर्क थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के जो माता पिता थे वो क्या थे, वो तुर्क थे। बाल्य अवस्था में ही गुलामों के व्यापार करने वाले उसे गुलाम बना करके निसापुर ले गए थे।
जहां एक काजी ने इसको खरीद लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने खरीदा था? एक काजी ने खरीद लिया था इसको। जब काजी की मृत्यु हो गई तो उसके लड़कों ने उसे बेच दिया और इस प्रकार ऐबक जो है बसरा के एक व्यापारी के द्वारा मोहम्मद गौरी के दरबार में लाया गया। बसरा का एक दरबारी था, उसने इसको खरीदा था ऐबक को, और वह इसको लेकर के कहाँ पर आया? मोहम्मद गौरी के दरबार में ले गया। गौरी ने ऐबक की प्रतिभा को देखा, टैलेंट को देखा और उससे खरीद लिया। ऐबक ने अपने पूर्ववर्ती मालिक के साथ घुड़सवारी तथा युद्ध कला का अभ्यास कर लिया था पहले से। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी के यहाँ आने से पहले ही घुड़सवारी और युद्ध के बारे में जानता था, युद्ध कला में प्रवीण था। ठीक है, और उसी प्रवीणता की वजह से ही मोहम्मद गौरी ने उसको खरीदा था। गजनी में अपने साहस, अपनी वीरता और युद्ध के अभ्यास के कारण से वह सुल्तान का सबसे अधिक विश्वास पात्र और करीबी बनता चला गया। मोहम्मद गौरी का बहुत ही विश्वास पात्र बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी उसे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने ऐबक को अपनी सेना की एक टुकड़ी का नायक बना दिया कि आप चलो इस सेना के मालिक आप हो। ठीक है, तो इस तरीके की जो है प्रतिभा को देखा और मोहम्मद गौरी प्रभावित हुआ और उसने एक सेना की टुकड़ी का इसको मालिक बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने स्वामी के साथ भारत विजय पर आया था। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी साथ में भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे। उसने तराइन के मैदान में राजपूतों के साथ युद्ध भी किया था। भारत विजय के बाद मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट जाता है। तो उसने कहा कि ऐबक आप भारत की सत्ता को संभालें। तो ऐबक को भारत का राज्य समर्पित कर दिया और खुद गजनी लौट गया अपने जहाँ से वो आया था मोहम्मद गौरी। ऐबक ने बड़ी वीरता के साथ पास पड़ोस के विद्रोह का दमन किया। यानी आस पड़ोस जो भी विद्रोह हो रहे थे ऐबक के खिलाफ या मोहम्मद गौरी को लेकर के, उन सभी विद्रोह का दमन किया। उसने दिल्ली को जीता और इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। इंद्रप्रस्थ आप जानते हो जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी एक समय में, वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली के किनारे है। तो उस इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को जीता। उसने कन्नौज और गढ़वाल मतलब कि गढ़वालों को जीतने में अपने स्वामी की मदद करी। कन्नौज के शासक उस समय, कन्नौज में तमाम शासक थे, जो है गढ़वाल वगैरह तमाम शासक थे। उस समय हिंदू शासनों में बहुत छोटे छोटे राजा बटे हुए थे और यही कारण था कि ये तुरंत हार जाते थे। तो अपने स्वामी की मदद करी और सन 1995 ईस्वी में उसने कोइल यानी अलीगढ़ पर अधिकार करके चौहानों के तीसरे विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली। ऐबक ने राजपूताना पर बराबर आक्रमण करके कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर भी अपना अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी के पास कोई संतान नहीं थी। वह ऐबक को अपने पुत्र के समान मानने लगा था। गौरी खुद चाहता था कि ऐबक को भारत का सम्राट बनाया जाए। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 महीने के बाद 14 जून 1206 ईस्वी की डेट है, इसके दिन वह विधिवत भारत का सुल्तान बनाया जाता है और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, जिसमें गुलाम वंश की नींव 1206 ईस्वी 14 जून को रखी जाती है। ऐबक जो था बहुत ही चालाक था। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शक्तिशाली तुर्कों के वैवाहिक संबंध कायम कर लिए। यानी तुर्कों के साथ जो वैवाहिक संबंध था इसको और बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐबक ने अपनी लड़की का ब्याह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। इल्तुतमिश चूंकि गुलाम भी था इसका, जिस तरीके से मोहम्मद गौरी प्रेम करता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक भी प्रेम करता था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश भी बहुत विश्वास पात्र था और चूंकि गुलाम भी था तो विश्वास पात्र भी था, तुर्क भी था। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। यानी इल्तुतमिश जो था वो दामाद भी था और गुलाम भी था। ठीक है, और बहन का विवाह नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। यानी इल्तुतमिश जो था उसने अपनी लड़की का विवाह किससे कर दिया? अपनी लड़की का विवाह इल्तुतमिश से किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अपनी बहन का विवाह, सिस्टर का विवाह किससे किया था? नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। खुद अपना दूसरा विवाह ताजुद्दीन एल्दोज की पुत्री के साथ कर लिया। यानी ताजुद्दीन एल्दोज की पुत्री के साथ अपना विवाह फिर से कर लिया। इन तीनों विरोधियों को वशीभूत कर लिया। चूंकि ये चाहे इल्तुतमिश की बात की जाए तो ये भी फनफना रहा था। ठीक है, चूंकि गुलाम था तो कहीं ये भी किसी एरिया का मालिक था। ताजुद्दीन भी जो था ये भी फनफना रहा था, ताजुद्दीन एल्दोन, तो उसकी पुत्री से खुद विवाह कर लिया। नसीरुद्दीन कुबाचा भी फनफना रहे थे, इनसे इनके साथ जो है अपनी बहन का विवाह कर दिया। इस तरीके से किसी को अपनी घर की बहन बेटी को दे करके, किसी के घर की बहन बेटी को अपने घर पे बुला करके, यानी कि शादी वगैरह करके सारे संबंध को मधुर कर लिया। जो भी फनफनाने वाले थे उन फनफनाने वालों से क्या कर लिया? उनसे एक प्रकार से गले मिल लिया। और इस तरीके से क्या हुआ कि इसके सारे विद्रोह मतलब कि जो वो थे वो दमन हो गए। इसके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही थी वो आवाज़ दबती चली गई। और इतिहासकारों का मत है कि राज्यारोहण के बाद
उसने मलिक की उपाधि धारण करी थी, सुल्तान की नहीं। यानी सुल्तान इसको नहीं कह सकते, सुल्तान बलबन ने उपाधि धारण करी थी सुल्तान की, ये मलिक की उपाधि धारण करा था। इसका कारण ये था कि वह मुस्लिम कानून की दृष्टि से तब तक गुलाम ही समझा जाता था। यद्यपि वह सुल्तान बनने से कतराता था, तथापि उसको सुल्तान बनने की मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। वो सुल्तान बन सकता था, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसने मलिक की उपाधि धारण करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से इसका जीवन चरित्र मैंने कह सुनाया, जो कि आपके समझ में बिल्कुल भी आया होगा। ठीक है, आप कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष जो समस्याएं थी, वो समस्याएं क्या थी और जो समाधान उसने किए वो कैसे किए, ये बड़ा फेमस जो है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की समस्याएं और समाधान, क्या समस्याएं थी उसके समय जब वो गद्दी पर बैठा, और उसका समाधान उसने कैसे किया, ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ही महत्वपूर्ण है एक स्टूडेंट के नज़रिए से अगर देखें तो। देखिए, मोहम्मद गौरी जब मृत्यु हो जाती मोहम्मद गौरी की, तो उसका राज्य योग्य शासकों के बिना छिन्न भिन्न होने लगा था, राज्य एकदम से बिखरने लगा था। क्योंकि मोहम्मद गौरी ख़त्म हो गया, उसका प्रमुख गुलाम यही था, और भी गुलाम उसके थे। तो इसमें क्या हुआ कि पूर्ण राज्य पर मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों का अधिकार था। 4 गुलामों में सबसे प्रमुख था यही कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे ज़्यादा एक प्रकार से इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। इन चारों गुलामों ने शीघ्र ही मोहम्मद गौरी के मरने के बाद स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। अलग अलग जिनको जो जो इलाका मिला था उस पर अपना स्वतंत्र राज करना शुरू कर देते चारों लोग। ठीक है, तो पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था ताजुद्दीन एल्दोज, नासिर उद्दीन कुबाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो इस तरीके से 4 लोग थे। तो इन सभी को बताया नहीं कि आप अपने किसी को बहन से किसी की शादी कर लिया, किसी के साथ पुत्री की शादी कर दी। ठीक है, जैसे कुबाचा वगैरह के साथ अपनी बहन की शादी कर दी थी। ठीक है, ताजुद्दीन एल्दोज के साथ आप देखते हैं उसकी इसकी पुत्री को मतलब शादी कर लिया था इसकी। ठीक है, और जो वो क्या नाम है, इल्तुतमिश था, उसके साथ किसकी शादी कर लिया था, मतलब इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री की शादी। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का राज दिल्ली तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। ताजुद्दीन एल्दोज का राज गजनी के इलाकों में था। नसीरुद्दीन कुबाचा का राज सिंध और मुल्तान पर था। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का राज जो था वो बंगाल और बिहार के आसपास था। जैसे ही कुतुबुद्दीन ने गद्दी पर पैर रखा, तो उसके सामने निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गई। वो समस्याएं थी, पहली बात तो जाटों के साथ उसको संघर्ष करना पड़ा। जो जाट थे, ठीक है, जाट एक जाति थी, पावरफुल जाति थी। आज भी जाट उस इलाके में पाए जाते हैं। तो जाटों के साथ संघर्ष, सबसे पहला संघर्ष सन 1162 ईस्वी में जाटों की एक सेना जातवान नामक व्यक्ति के नेतृत्व में, जो अनहिलवाड़ा के राजा भीम के आधिपत्य को मानता था, उसने हांसी के किले पर आक्रमण कर दिया और वहां के मुसलमान गवर्नर नसरतुद्दीन को किले में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। ऐबक ने जाटों का पीछा किया और उन्हें परास्त कर उनके नेता को उनके नेता को का वध कर दिया या कराया। इसके बाद ऐबक ने मेरठ के दुर्ग को जो है हिंदू सरदार से जीत लिया। सन 1193 ईस्वी के प्रारंभ में उसने फिर से दिल्ली को जीता, जो अब भी चौहान राजपूतों के हाथ में था, और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी बात क्या थी, जब उसकी गद्दी पर बैठने से पहले की सिचुएशन में बता रहा हूं। दूसरी बात थी, राजपूतों का दमन भी करना था। उसने बड़ी योग्यता के साथ राजपूतों का भी दमन किया। राजपूत लोग इसके शासनकाल में चारों ओर विद्रोह कर रहे थे, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में लगे हुए थे। राजपूत लोग वे चाहते थे किसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के सिंहासन से हटाया जाए, तभी उस पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो जाएगी, हो सकती है जब उसको दिल्ली से हटाया जाएगा। ऐसा जो है राजपूत लोग सोचते थे। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक में अपार सैनिक गुण विद्यमान थे, वो उसके पास टैलेंट था। उसने इन गुणों का प्रयोग करके राजपूतों को अपने साम्राज्य में टांग नहीं अड़ाने दी, और उनका रूप उनका पूर्ण रूप से दमन कर दिया राजपूतों का। राजपूत लोग इसके समक्ष जो है उतने पावरफुल नहीं दिख पाए, क्योंकि राजपूत आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, उनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। ठीक है, तीसरी बात, मध्य एशिया की राजनीतिक समस्या भी उस समय थी मध्य एशिया में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य एशिया की राजनीति में भाग नहीं लिया। मोहम्मद बख्तियार खिलजी के देहांत के पश्चात अलीमुद्दीन ने बंगाल व बिहार पर अधिकार करके अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, परंतु वह बंदी बना लिया गया।
लेकिन वह कारागार से भाग गया और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गया और उसने बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करी कि भाई बंगाल हमारे हाथ से चला गया है, चूँकि गुलाम थे, दोनों साथ ही साथ में काम कर रहे थे। तो ऐसे में वह बंदी बना लिया गया, लेकिन वह कारागार से भाग गया और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आया तथा उसने बंगाल राजनीति में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करी। इसी समय में कुतुबुद्दीन के प्रतिनिधि कैमज रूमी ने खिलजी सरदारों को कुतुबुद्दीन ऐबक के झंडे के नीचे ला खड़ा किया। कुछ समय के बाद अलीमुद्दीन बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया तथा उसने वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को कि मैं वार्षिक कर दूंगा और बंगाल का सूबेदार हमें बना दीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक बंगाल तथा मध्य एशिया की राजनीति में ऐसा उलझा रहा कि उसने राजपूतों की शक्ति मिटाने के लिए ध्यान नहीं दिया और राजपूत अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे रहे। ये भी एक कारण रहा। तो ये भी मध्य एशिया की राजनीतिक समस्या भी उसके समक्ष थी। तो ये सब रही कुछ समस्याएं, उसका समाधान भी ये करता रहा जैसे जैसे समय मिलता रहा। ऐबक ने कई काम किए और वही काम प्रश्न आपसे पूछेगा ऐबक के कार्य। हेडिंग डालेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य। देखिए ऐबक जो था अत्यंत कर्मठ था, अपने निश्चय पर अडिग था, दृढ़ संकल्प पक्की इरादा वाला व्यक्ति था, दृढ़ रहने वाला व्यक्ति था। अपने स्वामी की मृत्यु के बाद भी वह उसके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करता रहा। ऐबक ने केवल 4 वर्ष तक सन 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक ही शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इस बीच का समय एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मात्र 4 सालों में अभी भी नई नई राज स्थापित किया है, नया नया गद्दी पर बैठा, क्या कर लेता वो। इस बीच का समय बिल्कुल भी सुदृढ़ शासन व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वह सैनिक शासक था, अतः व्यवस्था संबंधी अनेक खामियां उसके प्रबंधन में देखी जा सकती। चूंकि वो सैनिकों को लेकर के तो काम करता है, लेकिन वो जो सामाजिक व्यवस्था है, जो आर्थिक और सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन है, उसको सुधार ना सका। ऐबक अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए सर्वत्र सेनाओं की नियुक्ति करता रहता था ताकि उसकी रक्षा हो सके। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सेनाओं में भर्ती वगैरह किया करता था। उसने राजधानी तथा प्रसिद्ध नगरों का शासन चलाने के लिए मुसलमान शासकों की नियुक्ति कर दी थी। ऐबक में शासन की क्षमता का अभाव था, यानी कि वो एक शासक यानी एक राजा की जो सारी क्वालिटी होती है वो ऐबक के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक सेनापति के रूप में काम कर सकता था, वो सेना का नेतृत्व कर सकता था, लेकिन एक सामाजिक तौर पर एक प्रजावत्सल शासक नहीं बन सकता था, या राजाओं की जो सारी क्वालिटी होती है वो उसके अंदर नहीं विद्यमान थी। वह 2 तरह की नीति पर चलता था। यहाँ दोनों तरह की नीतियों का वर्णन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ऐबक की गृह नीति, कि घर को चलाने के लिए या राज्य को चलाने के लिए राज्य के अंदर की चीज़ों को लेकर के उसने क्या किया। देखिए ऐबक की गृह नीति की अगर बात करें तो ऐबक की गृह नीति वही थी जो उसने स्वामी की, मतलब कि उसके स्वामी की थी, यानी कि उसके गौरी की, मोहम्मद गौरी की। जहाँ तक ऐबक की धार्मिक कट्टरता का सवाल है, वह गौरी के समान नहीं था। वह अपने शासन में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को सम्मिलित करता था। हिंदुओं से उतनी जलन भी नहीं करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। मुसलमानों को आंतरिक प्रबंध कार्यों में तथा हिंदुओं को बाहरी कार्यों में लगा रहता था, मतलब कि आंतरिक कार्यों में हिंदुओं को नहीं शामिल करता था, लेकिन हाँ हिंदुओं पर उतने अत्याचार भी नहीं करता था। उसके मतलब कि अधिकांश गृह शासक सैनिक हुआ करते थे, और इस तरीके से मतलब उसके इस जो गृह नीति थी उसमें हिंदू मुसलमान में ज़्यादा वो जो कट्टरता या ऐसी भावना वो बिल्कुल भी नहीं थी। ऐबक की विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ क्या नीति थी इसकी। देख कुतुबुद्दीन ऐबक का संपूर्ण कार्यकाल विदेशी झगड़ों में ही व्यतीत हुआ। उसके 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, पहला था ताजुद्दीन अल्दौज और दूसरा था नसीरुद्दीन कुबाचा, जिन्हें उसने बड़ी सावधानी से अपने बस में किया। ये दोनों समान पद के अधिकारी थे। दूसरी तरफ ऐबक को आंतरिक विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि आप देखते ताजुद्दीन अल्दौज की या नसीरुद्दीन कुबाचा तो किसी के साथ अपनी पुत्री का, किसी के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया, और इस तरीके से इन दोनों को अपने कब्जे में कर लिया। वही हिंद राज्य जिन्हें गौरी ने जीता था, गौरी की मृत्यु की खबर पाकर के विद्रोह कर बैठे। ठीक है, सन 1206 ईस्वी में चंदेल राजपूतों ने अपनी राजधानी कालिंजर को पुनः जीत लिया। प्रतिहारों ने ग्वालियर पर पुनः अधिकार कर लिया, और गढ़वालों ने खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस कर लिया। इस तरीके से जो हिंदू शासक थे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में जो हारे थे, उन सभी लोगों ने अपना अपना राज्य जीत कर लिया, फिर से ले लिया। इसके बावजूद भी ऐबक को कोई चिंता नहीं थी, वह भारत के आंतरिक विद्रोह को दबा देने में सक्षम था। उसने सबसे बड़ा खतरा मध्य एशिया की ओर से होने वाले विदेशी आक्रमण का था। वो सोचता था विदेशी आक्रमण ना आए, बाकी इन लोगों से तो हम खुद ही निपट लेंगे। वह जो है ख्वारिज के शाह के से भयभीत था, क्योंकि शाह गजनी और दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था।
इस खतरे का मुकाबला करने के लिए उसने दिल्ली को छोड़ करके लाहौर को अपना निवास स्थान बना लिया था, ताकि उत्तर पश्चिम के किसी भी आक्रमण का दृढ़तापूर्वक मुकाबला वो कर सके। गजनी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ताजुद्दीन एल्दोज ने अधिकार कर लिया, लेकिन वह अस्थायी नहीं रह सका। गजनी की जनता ने ऐबक को आमंत्रण भेजा। सन 1208 ईस्वी में ऐबक गजनी पहुंच करके उस पर अधिकार कर लिया, लेकिन 40 दिनों तक शासन करने के बाद उसे जन विद्रोह के भय से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जनता ने विद्रोह कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ भी। इधर प्रभावशाली राजपूतों का दमन करना भी अब उसके बस की बात नहीं रह गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के। बंगाल और बिहार भी जो है इख्तियारुद्दीन की मृत्यु के बाद हाथ से निकल गया था। ऐबक बिल्कुल परेशान हो चुका था इस बात से लेकर के। 1210 ईस्वी में लाहौर में एक बार पोलो खेलते समय वह एकाएक घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1210 ईस्वी में पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई, तो यही था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय हो गई थी, घोड़े से गिर करके। लाहौर में उसे दफन कर दिया गया और इस तरीके से इसका जो चैप्टर था वो क्लोज हो जाता है। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। देखिए, कुछ विद्वान का विचार है कि ऐबक ही जो है भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति था, परंतु यह मत बिल्कुल ठीक प्रतीत नहीं होता। यद्यपि ऐबक प्रथम स्वतंत्र शासक अवश्य था जिसने तुर्क साम्राज्य की स्थापना करी, और केवल मोहम्मद गौरी को जाता है। मोहम्मद गौरी को इसलिए आता है क्योंकि ऐबक जो था गौरी का दास था। गौरी ने इसको दे करके अपना साम्राज्य अब वो लौट गया था। वह साहसी और स्वामी भक्त था। भारत में गौरी की सफलता का बहुत कुछ श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। ऐबक ने निम्नलिखित संघर्षों के साथ गौरी के साम्राज्य विस्तार में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। इस वजह से ये एक साम्राज्य मतलब कि साम्राज्य की स्थापना का इसको श्रेय दिया जा सकता है, लेकिन वास्तविक साम्राज्य इसने नहीं स्थापित किया था। पहली बात, ऐबक ने जाटों के साथ संघर्ष किया और उन्हें परास्त करके गौरी के साम्राज्य का अंग बना लिया उसको, तो ये बात पहली बात इसने इंपॉर्टेंट चीज़ें की। दूसरी बात, 1193 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से ही संभव हो पाया। इसके अलावा सन 1195 ईस्वी में ऐबक ने अहिलवाड़ के राजा भीम सिंह के सेनापति कुंवर पाल को परास्त किया, ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट काम था। इसके अलावा 1197 ईस्वी में ऐबक ने मेओं का वीरतापूर्वक दमन किया। इसके अलावा 1202 ईस्वी में वह कालिंजर के राजा पदियार को परास्त किया। इसके अलावा 1205 ईस्वी में वह खोखरों का दमन किया। इस तरीके से मोहम्मद गौरी के आगे बढ़ने में कुतुबुद्दीन ऐबक का बराबर का हाथ रहा, उसने बहुत ही मदद की इसकी, ठीक है। और इस तरीके से ऐबक जो है वो आगे बढ़ सका, मतलब कि मोहम्मद गौरी आगे बढ़ सका। ऐबक के द्वारा उपरोक्त कार्य उसकी वीरता और गौर साम्राज्य यानी कि गौरी के साम्राज्य के विस्तार के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी मानी जाती है। यदि ऐबक जैसा सुयोग्य सेनानायक ना होता तो गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर जाता और छिन्न भिन्न हो जाता, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके साम्राज्य को बिखरने नहीं दिया। किसी को साम, किसी से दाम, किसी को दंड, किसी से भेद, सभी को एक प्रकार से अलग थलग नहीं भागने दिया। इतिहासकार उसे एक महान मुसलमान शासक के रूप में देखते हैं। इतिहासकार लेनपुल कहता है कि ऐबक जो था वो बिल्कुल कट्टर मुसलमान था। यद्यपि उसने अपने अधीन शक्तिशाली हिंदू नरेशों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, किंतु वह धार्मिक उन्नति के लिए खुदा की राह का लड़ाकू था, ठीक है। तो वह एक प्रकार से शक्तिशाली हिंदू नरेशों के प्रति जो उसके अधीन थे उनके साथ एक प्रकार से मिलजुल करके काम करने की नीतियों को अपनाया जरूर, लेकिन वह धार्मिक दृष्टि से कट्टर बिल्कुल भी था और धार्मिक उन्नति के लिए उसने खुदा की राह का लड़ाकू अपने आप को बताया। इस तरीके से आप देखते हैं इतिहासकार लेनपुल कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये शासक था जिसने एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, और आप देखते हैं गुलाम था मोहम्मद गौरी का, लेकिन गुलाम से शासक बन गया। सुल्तान की उपाधि भी धारण कर सकता था, लेकिन इसने किया नहीं, केवल मलिक की उपाधि धारण करी और 4 वर्षों तक शासन किया, लगभग में मानकर 4 साढ़े 4 साल तक शासन किया, ठीक है। और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फिर इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठता है। उससे पहले भी कुछ लोग बैठते, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर हम, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी के बारे में चर्चा करें, ज़्यादा डीपली नहीं जाने का प्रयास रहेगा क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, आप उन्हें चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। अगली जो क्लास होगी चैप्टर नंबर 2, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बहुत सारे पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे, आरंभिक कठिनाइयाँ इसकी क्या रही हैं और इसने किस किस राजाओं पर विजय प्राप्त करी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक शासक के रूप में इल्तुतमिश की उपलब्धियां क्या रही हैं, ठीक है। भारत मुस्लिम में राज्य का वास्तविक संस्थापक जो रहा है भारत में वो इल्तुतमिश रहा, तो क्यों रहा।
इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन और कठिनाइयों का वर्णन कैसे करेंगे, इल्तुतमिश की उपलब्धियां क्या रही हैं, दिल्ली सल्तनत को संगठित करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या क्या काम किए, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। बहुत ही एक वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश का मूल्यांकन भी हम देखेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम ये चैप्टर करने वाले हैं अगला। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। हाँ, एक बात और आपको मैं बताना भूल ही गया। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये सारी क्लासेस आपको, तो मान लेते हैं यूट्यूब पर कुछ क्लासेस आपको मिल जाएंगी, लेकिन और भी क्लासेस जो होंगी वो आपको, कुछ क्लासेस आपकी प्राइवेट भी मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ में आपको पीडीएफ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको एसएमएस करना है 9161 93 60 62 पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर। क्या अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, 3 नाम लिख करके, मतलब कि 3 चीज़ें आपको भेजनी है। आपके पास एक स्कैनर इसके बाद में भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। केवल 100 रुपये फीस आपकी रखी गई है, ठीक है। और इसी 100 रुपये में आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, सेंड करवा सकते हैं इस पैसे को। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। केवल 100 रुपये में आपके लिए क्या क्या मिलेगा, आपको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद में उसकी पीडीएफ मिलेगी। जैसे एक क्लास हो रही है तो इसकी पीडीएफ यूनिट नंबर 1 की पीडीएफ मिल जाएगी 2-3-4 दिन बाद, जब चारों क्लासेस हो जाएंगी तो सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सारी चीज़ लिखी हुई मिलेंगी। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज टाइप के मॉडल पर 4-5 आपके तैयार किए जा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए व्यवस्थित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ही बेहतर अंदाज में सारी चीज़ें मिलेंगी। केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं कि केवल हिस्ट्री का, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें आपको को करिकुलर में क्या पढ़ना है, आपको जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। तो इसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट इसके अवेलेबल हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, सब कुछ अवेलेबल है। तो सब आपको मिल जाएगी मात्र इसी 100 रुपये फीस में ही। कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ही बेहतर अंदाज में, बहुत ही बेहतर तरीके से ये क्रैश कोर्स आया है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतर अंदाज में तैयारी मिल जाएगी। तो इसमें पीडीएफ नोट्स, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, सब कुछ मिलेगा। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाएं, देर ना करें, क्योंकि जितना देर करेंगे आपके लिए ही घाटा होगा। तो फटाफट से आप जुड़ जाएं, ताकि आपको हर चीज़ें बेहतर समझ में आए और आप लाइव क्लास का भी लुत्फ उठा पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।